समझेंगे कि हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या नहीं। रियल टर्म में आपका पैसा कम हो रहा है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है समझने के लिए। रियल एस्टेट खरीदने से पहले आपको ये 2 पॉइंट समझने जरूरी है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। अब रियल एस्टेट बहुत टाइप के हैं, तो आपको कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आपको प्लॉट खरीदना चाहिए, या आपको कमर्शियल खरीदना चाहिए, या फिर आपको अपने सारे पैसे फ्लैट में लगा देना चाहिए? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, आई एम हाईली रिकमेंडिंग यू टू वॉच दिस वीडियो कि आपने इस वीडियो को फर्स्ट हाफ देखा एंड डायरेक्टली स्किप कर दिया लास्ट हाफ पे। ऐसा करने से शायद आपको मेरी पूरी बात समझ में नहीं आएगी और आप कुछ ऐसे पॉइंट्स मिस आउट कर जाए जो कि आपको इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा बूस्ट दे सकती है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके रिलेटिव्स में जब भी कोई रियल एस्टेट खरीदता है तो वो बहुत ही ज्यादा लोन ले लेते हैं। कई बार उनको पोजीशन नहीं मिल पाता है, लीगल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं एंड बहुत सारे अनवांटेड इश्यूज भी होते हैं। उस कारण से उनकी फाइनेंशियल वेलबींग भी काफी ज्यादा रुइन हो जाती है। सो टू अवॉइड सच काइंड ऑफ इश्यूज, आपके पास इन 3 सवालों के जवाब होने चाहिए। Should you invest in a real estate or not? What type of real estate to buy? When and where to buy in real estate? इन टॉपिक्स के ऊपर आज हम महत्वपूर्ण चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम ये सिस्टमैटिकली समझेंगे कि हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या नहीं। तो आपको पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि आप जो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो फ्लैट हो, लैंड हो या फिर कमर्शियल हो, वो आप खरीदना क्यों चाहते हैं। तो इस केस में लोग हमें 2 मुख्य बातें बताते हैं। पहला रीजन तो लोग ये बताते हैं कि यार अगर मैं घर नहीं खरीदूंगा तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स पुश कर रहे हैं कि बेटा तुम्हें एक अच्छी नौकरी लग चुकी है तो यार अभी तुम एक घर खरीद लो, घर क्यों नहीं खरीद रहे हो, राइट? दिस आर ऑल आर इमोशनल रीजंस। सो इस केस में आप कोई लॉजिक या एनालिसिस नहीं कर रहे किसी भी चीज को खरीदने से पहले। So let us take an example and decode this emotional reason. मान लीजिए आपने कई साल पहले कहीं पे फ्लैट देखा या फिर कोई भी प्रॉपर्टी देखी और आपको वो पसंद आ गई। आपके मन में आया कि यार इस लोकेशन पे मेरा भी घर होना चाहिए। मान लीजिए सी फेसिंग में आपका एक घर होना चाहिए। तो आपने उसके लिए 4-5 साल वर्क किया, 10 साल मेहनत करी और आपने वही घर खरीदा, चाहे वो कोई भी कॉस्ट में पड़ा हो। तो उस केस में आप प्राइस कंपैरिजन नहीं कर सकते अपनी इमोशन के साथ। सो आपको ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अपने इमोशन को इन्वेस्टमेंट की तरह ना ले। एंड द सेकंड रीजन इज कि कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि यार भरत, मुझे तो एक प्रॉपर्टी खरीदनी है जिससे मैं एक एडिशनल इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकता हूँ। मैं उसको रेंट पे दे दूंगा, उससे मुझे हर महीने रेंट आएगा और मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। सो टॉप लाइन यहाँ पे क्या हुई, आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से कोई घर खरीदने की इच्छा रखी। दिस विल बिकम एन एनालिटिकल टॉपिक। लेट अस टेक कि आपने कोई 50 लाख का घर खरीदा और 2 साल बाद उसकी वैल्यू 80 लाख हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन्वेस्टमेंट के व्यू पॉइंट से ही खरीदते हैं। आप किसी से भी जाके पूछो, एंड इनफैक्ट अगर आप अपने पेरेंट्स से भी पूछेंगे तो वो भी वन ऑफ द रीजन यही बोलेंगे कि बेटा घर खरीद लो, घर की कीमत कभी गिरती नहीं है, घर खरीद लोगे तो सुखी लोगे एंड आपकी शादी भी जल्दी हो जाएगी। तो एट लास्ट लोग आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का व्यू पॉइंट समझाते हैं इन ऑर्डर टू बाय इन रियल एस्टेट। अभी हम यहाँ पे एक एनालिसिस करके देखते हैं जिसको हम बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो बिफोर वी मूव अहेड, पहले समझते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है और उसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका जो रिटर्न मिल रहा है उसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। So now let us run some numbers and try to understand the ROI. Assume we have purchased in flat which cost around 4 crore. तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट साइड। एंड अभी हमको समझना है हमारा रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। हमको यहाँ पे रिटर्न 2 तरीकों से आता है। एक है एसेट अप्रिशिएशन एंड सेकंड इज रेंटल यील्ड। सो एसेट अप्रिशिएशन, तो मान लीजिए जैसे कि आपने 2020 में 4 करोड़ का फ्लैट खरीदा एंड हाइपोथेटिकली स्पीकिंग वो 4 करोड़ का फ्लैट बढ़ के 5 करोड़ का हो जाता है 2024 में। तो यहाँ पे आपको 1 करोड़ का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ विद इन 4 इयर्स। इन दिस केस आपके फ्लैट की प्राइस इंक्रीज हो गई एंड अगर आपने आपके फ्लैट को रेंट पे दे रखा है तो उससे भी आपको इनकम आएगी और उसको हम बोलते हैं रेंटल यील्ड।
एंड अभी हम समझते हैं कि ये रेंटल यील्ड कैसे कैलकुलेट होगी। तो अगर आप मुंबई में 2 करोड़ का कोई फ्लैट खरीदते हैं तो उस पे आपको रेंट मिलता है समथिंग अराउंड 40,000 एंड ये वेरी भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एरिया एंड द लोकेशन वेयर यू आर लिविंग। तो इस डेटा से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो फ्लैट है 4 करोड़ का उस पे हमें रेंट मिलेगा समथिंग अराउंड 80,000। सो इट कुड बी वेरी, लेकिन हम एवरेज मान लेते हैं 80,000 का। तो यहाँ पे हमें हमारा मंथली रेंट पता चल गया है। टू फाइंड आउट द रेंटल यील्ड, इट्स फॉर्मूला इज monthly rent multiplied by months and divided by purchasing price or as the investment value. Let us apply number on this equation. Our monthly rent is 80,000 which is multiplied by the month which is 12, and after multiplying this you will get a value of 9,60,000. Now you have to divide this 9,60,000 by investment value and which is 4 crore. तो ये करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी रेंटल यील्ड मिलती है 2.4%। तो अभी यहाँ पे आप जो आपकी एसेट प्राइस अप्रिशिएशन है समथिंग अराउंड 2 to 3%, वो और रेंटल यील्ड ऐड करके आप अगर देखते हैं तो ये समथिंग हो जाती है 5.5 to 6%। मुंबई में या फिर किसी भी मेट्रो सिटी में अगर आप कोई भी फ्लैट खरीदते हैं तो आपको रेंटल यील्ड अप्रोक्सीमेटली इतनी ही पड़ेगी। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर आपको 5.5% रिटर्न मिलता है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो अब आप यहाँ पे मुझे बोलोगे कि यार भरत 5.5% तो बहुत पैसे होते हैं, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में क्या बुराई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया में इन्फ्लेशन की रेट है 6% एंड आपको जो रेंटल यील्ड मिल रहा है वो है 5.5%। इसका मतलब ये होता है कि रियल टर्म में आपका पैसा कम हो रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है समझने के लिए। तो अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे और काउंटर आर्ग्यूमेंट करेंगे कि भरत ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरे अंकल ने कई साल पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और उसको अभी रिसेंटली बेची और उससे उन्होंने 20 मर्सिडीज खरीदी है और रेंट पे लगा दी। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शनल एग्जांपल आप मुझे दे सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो इंडिया लेवल का एग्रीगेटेड डेटा है और अगर आप चाहे तो खुद से सर्वे करके देख सकते हैं और उससे भी आपको यही अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी। सो दोस्तों अभी हम समझते हैं व्हाट टाइप ऑफ रियल एस्टेट टू बाय। अगर आप कोई भी रियल एस्टेट खरीदते हैं तो आपको यहाँ पे ब्रॉडली स्पीकिंग 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें कि सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो आपके माइंड में आएगा वो है फ्लैट, देन प्लॉट एंड देन कमर्शियल। तो जैसे हम अगर फ्लैट की बात करें तो आजकल सिटीज में फ्लैट खरीदते हो तो उस फ्लैट में आप ओन क्या करते हो? क्या आप वो सिर्फ फ्लैट का जो स्पेस है वो ओन कर रहे हो या फिर उस फ्लैट के स्पेस के साथ लैंड भी ओन करते हो? तो अगर आप फ्लैट के साथ लैंड भी ओन कर रहे हो तो यानी कि जब भी आपकी जो बिल्डिंग होगी वो कुछ सालों बाद अगर डिमोलिश होती है किसी रीजन के कारण तो उसमें आपका जो लैंड होगा वो सारा आपका हो जाएगा। तो इससे तो जो भी बिल्डिंग में 30-40 फ्लोर की आपकी बिल्डिंग है उसमें समथिंग अराउंड 60 to 80 घर होंगे। तो वो जो सारे लोग हैं वो सब ये क्लेम करेंगे कि यार ये स्पेस तो मेरा हो गया। मोस्टली केसेस में ये होता है कि 90% जो बिल्डर्स होते हैं लैंड होती है वो अपने खुद के नाम करते हैं और सिर्फ बिल्डिंग में सिर्फ आपको फ्लैट देते हैं। तो फ्रेंड्स रियल एस्टेट में जो प्राइस अप्रिशिएशन मिलता है वो आपको लैंड पे मिलता है, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल। तो इसीलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो फ्लैट 40, 50, 60 साल पुराना होता है उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली न्यू फ्लैट से कम हो जाती है, क्योंकि जो बायर्स होते हैं उनका मेनली फोकस होता है कि जो फ्लैट खरीद रहे हैं वो एक तो उन्हें नई सोसाइटी में मिल जाता है और नया मिल जाता है। तो कोई भी लोग पुराना फ्लैट परचेज करने की तरफ ध्यान नहीं देते क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा होती है और वो पुराना होता है। तो इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप एक पीस ऑफ लैंड रेसिडेंशियल या फिर कमर्शियल लैंड खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू घटती तो बिल्कुल भी नहीं है और बल्कि आपको बहुत ही अच्छा एक रिटर्न भी देती है। और ऐसी कई सारी बातें हैं फ्लैट को लेकर जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, वरना ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगी। लेकिन अपकमिंग वीडियो में हम सारे ऐसे ही पॉइंट्स और प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे ताकि आपको और अच्छे से आइडिया हो रियल एस्टेट फील्ड को लेकर। तो मुझे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले मेरे जो भी वीडियोस रहेंगे वो आप मिस आउट ना कर सके। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि लैंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि नहीं। तो दोस्तों अगर आप मुझसे पूछते हो कि यार भरत अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप किस में इन्वेस्ट करोगे और क्यों करोगे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं प्लॉट को लेकर बहुत ही बुलिश हूँ। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा तो मैं प्लॉट जरूर खरीदूंगा।
तो अब हम समझ लेते हैं कि मैं क्यों प्लॉट में इन्वेस्ट करूंगा। बेसिकली प्लॉट एक जो है वो एक रॉ मटेरियल है। आप अपने लैंड में कोई भी कंस्ट्रक्शन खड़ा कर सकते हैं, इसमें आप एक अच्छा बिजनेस भी रन कर सकते हैं, या फिर आप इसको रेंट पे दे सकते हो। अगर आपका लैंड जो है कोई एक ओपन स्पेस या फिर कोई एक एग्रीकल्चर स्पेस में आपका प्लॉट नहीं है, बल्कि एक अच्छी सी टाउनशिप में आपका प्लॉट है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा अप्रिशिएशन भी मिलता है अपने प्लॉट पे। अगर आप कोई ओपन प्लॉट ना लेके कोई गेटेड टाउनशिप में प्लॉट लेते हो, तो आपको यहाँ पे कई सारी चीजों का बेनिफिट्स मिलता है। सबसे पहली चीज तो आपका जो प्लॉट होगा वो एक सेफ और सिक्योर रहेगा, और सिक्योरिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड प्लस आपको यहाँ पे जो हाई राइज बिल्डिंग्स में जो एम्यूनिटीज की फैसिलिटीज होती है वो आपको ऐसी थीम टाउनशिप में मिल जाएगी। और अप्रिशिएशन तो आपको यूजुअली मिलेगा ही, क्योंकि एक वेल डेवलप्ड टाउनशिप होगी जिसमें कि आपको अपना प्लॉट सिक्योर मिलेगा। और एक गेटेड टाउनशिप के अंदर वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। और हाँ, अगर आप ओपन लैंड भी लेते हो तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओपन लैंड में ये रहता है कि आपका लैंड थोड़ा अनसिक्योर रहता है, जहाँ पे आपको एक गेटेड टाउनशिप में अगर कोई लैंड मिलता है वो अच्छा सिक्योर एंड क्लीन टाइटल के साथ आपको मिल जाता है। सो नाउ लेट अस मूव अहेड विद द कमर्शियल रियल एस्टेट। मैं कमर्शियल रियल एस्टेट को भी लेकर बहुत ही ज्यादा बुलिश हूँ। अभी हम समझ लेते हैं कि कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदना क्यों एक बेटर ऑप्शन है। तो कमर्शियल रियल एस्टेट में आपको एक अच्छा कैश फ्लो मिल जाता है। कैश फ्लो का मतलब है कि आपने अपनी शॉप को किसी ना किसी को रन करने के लिए दे दी, या फिर किसी रेस्टोरेंट को दे दी, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे आप किसी को भी रेंट पे देते हो तो आपको यहाँ पे एक अच्छा रेंटल यील्ड मिल जाता है। तो बेसिकली आप मुझे बोलोगे कि यार भरत, हमें रेंटल यील्ड तो हमें अपने फ्लैट पे भी मिल जाएगा, तो मैं क्यों कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदूं। तो बेसिकली फ्रेंड, यहाँ पे होता यह है कि आप अगर कंपेयर करें तो कमर्शियल रियल एस्टेट और फ्लैट में आपका जो अप्रिशिएशन होता है, प्राइस अप्रिशिएशन, वो बेसिकली कमर्शियल रियल एस्टेट का बढ़ता है और फ्लैट का धीरे धीरे घट जाता है। क्योंकि फ्लैट जैसे पुराना होता है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और कमर्शियल रियल एस्टेट में ये होता है कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है वैसे आपकी उसकी लैंड की प्राइस और शॉप की प्राइस भी बढ़ती है। और अगर हम रेंटल यील्ड भी कंपेयर करें तो कमर्शियल रियल एस्टेट का रेंटल यील्ड समवॉट रहता है 8 to 12%, और फ्लैट का रेंटल यील्ड रहता है समवॉट अराउंड 4 to 6%। सो नाउ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कमर्शियल बेटर है फ्लैट से। तो इसी रीजन को अप्लाई करते हुए आपको फिल्टर करना है कि आपको कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं। क्या वो एक आपका इमोशनल रीजन है या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस है। Now let us understand when and where to buy in real estate. First and foremost, कोई भी रियल एस्टेट खरीदने से पहले आपको ये 2 पॉइंट समझने जरूरी है। वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट ये 2 पॉइंट एटलीस्ट पता होने चाहिए किसी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले। फर्स्ट इज लोकेशन एंड द सेकंड इज सेफ्टी। सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट लोकेशन। अगर आप कोई भी रियल एस्टेट खरीदते हो, वो आपको खरीदने से पहले आपको उसकी लोकेशन चेकआउट करनी चाहिए। लेट अस टेक मुंबई एज एन एग्जांपल। आप नवी मुंबई में देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, और अटल सेतु स्टार्ट हो चुका है, एंड पनवेल से कर्जत एक लोकल ट्रैक स्टार्ट होने वाली है 2025 में। सो आपको यहाँ पे देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ पे बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट चालू है। यानी कि गवर्नमेंट फुली फोकस कर रही है यहाँ इस एरिया को डेवलप करने की। बेसिकली आपको पता है जैसे जैसे सिटी एक्सपैंड होती जाती है, आउटर्स में डेवलपमेंट होते जाते हैं, तो वही अभी नवी मुंबई के पास हो रहा है। तो आपको ऐसी लोकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से अगर चाहे आप प्लॉट या फिर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो वो एटलीस्ट इन लोकेशंस के 20 किलोमीटर की रेडियस में हो। और ये रूल हर सिटी पे लागू होता है। तो बेसिकली आप चाहे कहीं भी रहते हो, दिल्ली, जयपुर, अजमेर, चेन्नई, बैंगलोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप कहीं पे भी अपने एरिया में डेवलपमेंट जहाँ हो रहा है और जहाँ गवर्नमेंट की प्लानिंग्स चल रही है, कुछ मेट्रोस की लेकर, रेलवे ट्रैक को लेकर, एयरपोर्ट को लेकर, तो आपको ऐसी लोकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उससे होता यह है कि एक तो आपको अच्छी प्राइस अप्रिशिएशन मिल जाती है, और वहां पे जैसे ही एक एरिया फॉर्म होता है तो आपको वहां पे रेंट भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट सेफ्टी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न हो जाता है। जब भी कोई आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो वहां पे आपको बिल्डर एक आपको लैंड दिखा देता है
कि ये देखो आपका लैंड और यहाँ पर हम ऐसी ऐसी एक सोसाइटी बनाने वाले हैं। वो आपके सामने एक वर्चुअल वीडियो प्ले कर देते हैं और आपको उसकी अच्छाइयाँ बता देते हैं। तो उससे ये होता है कि आपकी जो भी सारी मेहनत की कमाई है वो उसको आप बिना सोचे समझे वहां पे पे कर देते हो। लेकिन इन फ्यूचर जैसे जैसे टाइम बीतता है वहां पे ना ही कोई कंस्ट्रक्शन हो पाता है या फिर होता है तो बीच में ही रुक जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको अवेयर रहना है। वो आप कैसे रह सकते हो, आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले उन बिल्डर से आप उस लोकेशन का रेरा नंबर ले सकते हैं और फिर वो रेरा नंबर लेके आप जो भी स्टेट में रहते हो उस स्टेट की रेरा वेबसाइट पे जाके रेरा नंबर आप जब एंटर करोगे तो उस साइट का सारी डिटेल आपके स्क्रीन पे आ जाएगी कि वो प्रॉपर्टी रेरा अप्रूव्ड है या फिर उसपे कोई डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो इस तरह से आप उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले बच भी सकते हो अगर वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो। एंड ऑल्सो जो भी आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो उसका एटलीस्ट 40 to 50% ऑफ द वर्क कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसमें इन्वेस्ट करें। और अगर आप किसी भी बिल्डर से प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हो और पर्सन से कोई ओपन लैंड खरीद रहे हो तो उस केस में आपको खुद से ही एनालिसिस करना पड़ेगा। और अगर आपको एक सिंपल सा हैक बताओ उसके लिए भी, तो आप उस प्रॉपर्टी पे एक छोटा सा लोन ले सकते हो जिससे कि जो भी सारी हेडेक रहेगी वो बैंक की रहेगी। उस प्रॉपर्टी को क्लियरेंस, उस पर कोई डिस्प्यूट है कि नहीं या फिर कोई काइंड ऑफ इशू है कि नहीं, वो सारी हेडेक बैंक की हो जाएगी। और अगर आप ऐसे केसेस में उलझना नहीं चाहते हैं तो आप एटलीस्ट रेरा अप्रूव प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें ताकि आपको इन सब झंझटों में पड़ना ना पड़े और आपको एक क्लीन एंड क्लियर प्रॉपर्टी मिल जाए। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि मुझे भी और मोटिवेशन मिलता है और नए नए एक्साइटिंग कंटेंट्स बनाने में। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट and we'll soon gonna get back to you with exciting videos. Till that, stay tuned.